नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। देखिए, देवघर रोपवे हादसे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में वक्त लग रहा है। कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार परेशानी हो रही है। रात में बचाव का काम रोक दिया गया था। अब भी 15 लोग फंसे हुए हैं। झारखंड के सीएम के मुताबिक फंसे हुए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, रविवार दोपहर करीब 3 से 4 के बीच यह हादसा हुआ था, जब रोपवे में कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी। 46 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। 2 लोगों की मौत भी हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल रेस्क्यू करके काफी लोगों को निकाला गया, लेकिन पूरी रात आज फिर अंदाजा लगाइए, परसों 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से आज फिर अभी तक 15 लोग फंसे हुए हैं। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, नहीं शुरू हो पाया है, क्योंकि कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में वहां पर दिक्कत हो रही है। 500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रॉली अटकी हुई है। वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए कल 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू करने के लिए लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 15 लोग अभी भी वो जो रोपवे की ट्रॉलियां हैं उसमें ही मौजूद हैं। उनको नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि रेस्क्यू करते करते अंधेरा हो गया था। और अंधेरे में दुर्गम इलाका है, पहाड़ की चोटी है, नीचे पूरी खाई है, वहां पर रेस्क्यू करना नामुमकिन था। आज सुबह का इंतजार हो रहा था, लेकिन अभी बड़ी जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोहरे की वजह से देरी हो रही है। ये हम आपको त्रिकूट पर्वत पर हुए हादसे से जुड़ा हर अपडेट बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है क्योंकि वहां पर कोहरा है, पहाड़ की चोटी है, त्रिकूट पर्वत, 3 पहाड़ की चोटियां हैं और उनके बीच में ऊपर जाने के लिए रोपवे लगी है। अंदाजा लगाइए कितनी दुर्गम क्षेत्र है और वहां पर रेस्क्यू में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। शशांक जुड़ गए हमारे साथ। शशांक, क्या मिल रहा है ताजा अपडेट? देखिए, सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से आज शुरू होना था। अभी भी ऊपर 3 ट्रॉलियों में कुल 15 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फॉग के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिले हुआ है। सेना का जो हेलीकॉप्टर है अब स्पॉट के पास पहुंच रहा है और अब मौसम थोड़ा क्लियर हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6:45 के आसपास से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिर से शुरू होगा। जो ऊपर 15 लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल वहां से निकालने की। शशांक, 15 लोग इन 3 ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम कल कुछ हो पाया था, क्योंकि परसों से ये सब फंसे हैं। क्या होगी उन बेचारों की हालत, वो हम समझ सकते हैं? जी, सवाल दोहराएं। शशांक, जो लोग इन ट्रॉलियों में फंसे हैं, किसी तरीके से उन तक खाने पीने की मदद पहुंचाई जा सकी, क्योंकि परसों दोपहर 3 बजे के बाद से ये लोग फंसे हुए हैं ट्रॉलियों में। देखिए, हम रात में यहाँ 9 बजे तक थे। कल रात में ड्रोन के जरिए ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं उनको ड्रोन का इस्तेमाल करके पीने का पानी और खाने की चीजें भेजी जा रही थी। फिर एक अलग ट्रॉली का भी व्यवस्था किया गया था, तो ट्रॉली के जरिए ऊपर जो है लोगों को सामान भेजा जा रहा था, ताकि रात में वो पानी पी सके, खाना खा सके। जी शशांक, और जो लोग घायल थे उनको लेकर अभी जानकारी कुछ मिल पाई है? उनकी स्थिति कैसी है? एक और दूसरा, ये जो 15 लोग ट्रॉलियों में हैं, इसमें कुछ जानकारी मिल पाई? कितने पुरुष, कितने महिलाएं, बच्चे? क्योंकि बहुत ज्यादा संकट में होंगे अगर इन ट्रॉलियों में बच्चे मौजूद होंगे तो। जी हाँ, इस ट्रॉलियों में कुछ बच्चे भी हैं और उनके परिजन पूरी रात भर नीचे बैठे रहे। उनके परिजनों से हम लोगों ने बातचीत भी की थी। ऊपर बच्चे भी हैं और कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। टोटल 15 लोग उसमें हैं। और जहां तक घायलों की बात है, तो कुछ लोग घायल हुए थे, उनको देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैसे जितने लोगों को कल रेस्क्यू कराया गया था सभी को लगभग देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल 32 लोगों को रेस्क्यू कराया गया था, उन सबको ले जाया गया यहाँ पे देवघर सदर अस्पताल में और सबका वहाँ पे इलाज चल रहा है। और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था ट्रॉली में से। जब वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे थे उसी समय वो स्लिप किया और नीचे गिर गया, जिस समय उनकी मौत हो गई। जी, मुझे एक बात बताइए, अभी तक इस दुर्घटना को लेकर कुछ जांच में निकल पाया है? आखिर वजह क्या थी? 3 ट्रॉलियां ज्यादा लगाने की बात है तो उसकी परमिशन कैसे मिली? एक तय मानक होता है, एक तय सीमा होती है। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लोगों की जिंदगी अभी भी हवा में ही लटकी हुई है, 15 लोगों की जान अभी भी हवा में अटकी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है अभी। शशांक, देखिए, यहाँ देवघर उपायुक्त जो हैं उन्होंने कहा था कि पहले एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाए तब उसकी जांच शुरू होगी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण भी हादसा हुआ हो, लेकिन जब एक बार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो जांच की जाएगी। वैसे एक बात ये भी सामने आ रही है कि क्या यहाँ पर मेंटेनेंस का काम नहीं होता था? अगर नहीं होता था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ओवर स्पीड में उस दिन ट्रॉलियां चल रही थी जिस दिन ये घटना हुई? तो ये सब जांच की बात है। जांच जब होगा तो सब बात सामने आएगी। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं पूरे मामले पर पैनी नजर बनाया हुआ हूं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा बात सामने आया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने के बाद जांच शुरू होगी।
ठीक है शशांक, आप रहे हैं हमारे साथ, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, आप लगातार वहां का हाल हमें बता रहे हैं। जिया के पास चलते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर जानने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आदर्श ये है, अपर्णा, ये है कि लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम कल किया गया और ड्रोन के माध्यम से ये पूरा काम किया गया। ये भी आपको बता दें बड़ी खबर कि 6:45 यानी कि कुछ ही देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर्स को वहां तक पहुंचने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि कोहरा इस वक्त है और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में 5 ट्रॉलियों में अभी भी 15 लोग फंसे हुए हैं और कुछ ही देर बाद, जैसा कि शशांक भी बता रहे थे, कि 6:45 से रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर चलाया जाएगा और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाएगी। ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। कल लगातार खाने पीने की जो चीजें हैं वो ड्रोन के जरिए उन ट्रॉलियों तक पहुंचाई गई। एक दूसरी ट्रॉली के माध्यम से भी खाना पीना लोगों तक पहुंचाया गया। 40 घंटे हो चुके हैं लगभग और अभी तक 15 लोग फंसे हुए हैं। लगभग 40 लोगों को वहां से निकालने का काम किया गया है। हालांकि पूरा जो आंकड़ा है स्पष्ट रूप से बाद में सामने आएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जब जांच होगी तो तमाम तथ्य आगे खुलेंगे। ड्रोन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई और अब भी 5 ट्रॉलियां हवा में लटकी हुई हैं। 2 रात हो चुकी है, 2 रातों से लोग हवा में ही हैं। आप समझ सकते हैं कि जितने लोग इस वक्त ट्रॉलियों में मौजूद हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, बात बिहार के चक्री में फंसे बिहारी बाबू की करते हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट पर आज उपचुनाव है और शत्रुघ्न सिन्हा यहां टीएमसी के उम्मीदवार हैं। बिहारी बाबू को हराने के लिए बीजेपी ने बिहारी चक्रव्यूह बनाया था। सवाल ये कि शॉटगन फंसेंगे या निकल जाएंगे। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा सांसद बनने के लिए बंगाल की आसनसोल सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे की वजह से खाली है। करीब 3 हफ्ते तक आसनसोल की गलियों में खाक छानने के बाद अब बिहारी बाबू की किस्मत का फैसला होना है। शत्रुघ्न सिन्हा यानी बिहारी बाबू आसनसोल से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उम्मीदवार हैं और उन्हें घेरने के लिए बीजेपी ने चुनाव के आखिरी मौके पर बिहारी चक्रव्यूह तैयार किया था और ये चक्रव्यूह के 4 चेहरे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त बिहार से ताल्लुक रखने वाले 4 बड़े नेता दिख रहे हैं और ये चारों बिहारी नेता बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को संसद पहुंचने से रोकने के लिए आसनसोल पहुंचे थे। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब में बिहारी बाबू को हराया था। अब आसनसोल में भी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। ये देश का चुनाव अब बहुत दूसरे दौर में जा रहा है, विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और भाजपा को जिताएगी। इसी तरह पाटलिपुत्र के दूसरे सांसद रामकृपाल यादव ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया और बिहारी बाबू को रिजेक्टेड बता दिया। 5 साल तक किसी ने इनका दर्शन भी नहीं किया। शत्रुघ्न बाबू को तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पता कर सकते हैं आप, और ये रिजेक्टेड है, वहाँ से एक्सपायरी है। ये एक्सपायरी रिजेक्टेड लोगों को कोई अपनाएगा? पटना के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों को बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में पटना साहिब से हारे थे। 2009 से 2019 तक पटना साहिब से सांसद रहे। उससे पहले राज्यसभा के सांसद रहे। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब बिहारी बाबू ने आसनसोल में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की है। बिहारियों के बीच बिहारी बाबू दिखे तो बंगालियों के बीच खुद को बंगाली बाबू भी बना लिया। ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं अपने लोगों के बीच में आसनसोल में आया हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और फिर अगर मैं आउटसाइडर हूँ, अगर हूँ, क्योंकि बंगाल को, बंगाली भाषा को, बंगाली संस्कृति को, बंगाली खान पान को, बंगाली पहनावे को इतना प्यार करता हूँ, कितनी फिल्में की है बंगाली ने। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। पहला, वो बखूबी जानती हैं कि बिहारी बाहुल्य इस इलाके में अभी तक तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं जीती है। ऐसे में ये दांव कितना सार्थक होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। तो वहीं दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा के जरिए पार्टी का विस्तार बंगाल के बाहर अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान न सिर्फ एक नेता की
बल्कि एक अभिनेता के तौर पे भी बहुत बड़ी है। बिहार के रहने वाले दिल्ली से सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी कह रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार ने नहीं अपनाया, इसलिए अब वो बिहार के लाला नहीं रह गए। आप समझिए, बिहार के लाला को बिहार ने भी नहीं अपनाया, तो वो अब बिहार के लाला नहीं है। उस पे मुझे हंसी आ जाती है। मनोज तिवारी के इस बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि जवाब आसनसोल की जनता देगी। कौन है ये? मनोज तिवारी। ओह अच्छा, खैर क्या उनके बारे में, पूज्य शख्सियत को उनके बारे में टिप्पणी करना शोभा देगा क्या? शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने जिन अग्निमित्रा पॉल को उतारा है, वो आसनसोल नॉर्थ सीट से बीजेपी की विधायक है और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, जो शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी और खुद को आसनसोल की बेटी बताती हैं। पश्चिम बर्धमान जिले का मुख्यालय है आसनसोल, जो कि बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एक तो औद्योगिक इलाका है, दूसरा झारखंड से सटा हुआ है। आसनसोल में गैर बंगाली वोटर करीब 50% हैं। इनमें से ज्यादातर मूल रूप से बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं, जो कि कोयला खदान, स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब ये कि यहाँ गैर बंगाली वोटर जीत हार तय करने की ताकत रखते हैं। इसी दम पर 2 बार से बीजेपी यहाँ जीतती रही है। मंगलवार को यहाँ वोटिंग है और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो आसनसोल के इस मुकाबले पर सभी की निगाहें, इसके अलावा 4 विधानसभा उपचुनाव भी हैं, उन पर भी डाल लेते हैं नजर कहां कहां है। तो लोकसभा का मुकाबला है आसनसोल में, बाबुल सुप्रियो के छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई थी। और विधानसभा का मुकाबला है बालीगंज, बौचहा, नॉर्थ कोल्हापुर और खैरागढ़ में विधानसभा की 4 सीटों पर मुकाबला है। अगर हम बात करते हैं आसनसोल की, तो वहां किसके बीच में टक्कर है? शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार है, ये सीट बिहारी बाहुल्य है और उनके अगेंस्ट उतारा है बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। और साथ ही टीएमसी के बाबुल सुप्रियो बालीगंज की टक्कर की बात कर रहे हैं, बीजेपी की केया घोष और बीजेपी की सायरा शाह हलीम यहां पर बीजेपी की तरफ से हैं। ये बालीगंज की टक्कर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बोचहा में किसके बीच मुकाबला है। देखिए, बोचहा में ये 3 बड़े चेहरे हैं। बेबी कुमारी बीजेपी से, आरजेडी से अमर पासवान और वीआईपी से यहां पर गीता देवी चुनावी मैदान में है। अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट कोल्हापुर नॉर्थ में किसके बीच टक्कर है? यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस की जयश्री जाधव और बीजेपी के सत्यजीत कदम यहाँ पर चुनावी मैदान में पूरा जोर दिखा रहे हैं। बात करते हैं खैरागढ़ की, तो खैरागढ़ में किसके बीच मुकाबला है? बीजेपी के कोमल, यहाँ पर कोमल जंघेल चुनावी मैदान में है, उनके सामने है कांग्रेस की यशोदा वर्मा। तो इनके बीच में ये मुकाबला है। विधानसभा की 4 सीटें और लोकसभा की 1 सीट में चुनाव होना है और ऐसे में इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। और बात करेंगे बड़ी खबर की, देवघर रोपवे हादसे से जुड़ी बड़ी और एक राहत भरी खबर, एक अच्छी खबर आपको बता दे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और 2 लोगों को निकाला गया है। कोहरे की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी और देवघर रोपवे जो घटना हुई है, बड़ा हादसा हुआ है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं। अब भी 13 लोग फंसे हुए हैं, जानकारी मिल रही है झारखंड के सीएम के मुताबिक। अभी भी 13 लोग फंसे हुए हैं और फंसे हुए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अभी भी उन ट्रॉलियों में तकरीबन 13 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कोहरा अब छट चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो कार्य है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। 2 और लोगों को बचाया गया इस रेस्क्यू के जरिए और लगातार काम जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग अभी ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि 15 में से 2 लोगों को निकाल लिया गया है और अभी भी 13 लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं। देवघर रोपवे हादसे में ये अच्छी और बड़ी खबर है। और हादसे वाली जगह पर ही हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और लगातार वो स्थितियों को देख रहे हैं। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर मौजूद हैं। यहाँ पे रोपवे हादसा हुआ था। आज सुबह 6:30 बजे से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा अभी एक व्यक्ति को ट्रॉली से निकाला गया है। उसको हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप ले जाया गया और बेस कैंप से एम्बुलेंस के थ्रू उसको देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया है। कल पूरे दिन भर यहाँ पे रेस्क्यू चला था। कल 32 लोगों को
सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन कल शाम एक घटना भी हुई। एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर पर चढ़ते समय वो गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। जितने भी लोगों को निकाला गया है उनका देवघर सदर अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम निशिकांत दुबे से खुद बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो रात भर यहाँ पे थे, आज सुबह से भी यहीं पर मौजूद हैं। पूरा मामला हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब तक आपको जो जानकारी है उसके अनुसार कितने लोगों को निकाला जा चुका है? 48 लोगों में से 33 लोगों को निकाल लिए हैं। एक आदमी की कल एक दर्दनाक मौत हो गई रेस्क्यू के तौर में। 14 लोग लगभग वहाँ फंसे हुए हैं। 14 लोगों में से एक अभी सुबह के ऑपरेशन में निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 13 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये घटना क्यों हुई? आप तो यहाँ से हर चीज़ से परिचित हैं, आप कई बार सांसद रहे, क्या लग रहा है? देखिए, मेंटेनेंस तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ही ना। दुर्घटना यदि हुई है और जिस तरह का डिरेलमेंट हुआ है, तो एक हादसा दुर्घटना दिखाई दे रही है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो केबल रोपवे वाले हैं ये कह रहे हैं कि ये सबॉटेज है। तो अब ये जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो हमारा प्राइम टारगेट अभी केवल और केवल है कि जो जान है वो बचे। और अभी देखिए फिर से आ गया। मुझे लगता है कि इसमें फिर से 2-3 लोग निकाल लिए जाएंगे। देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर जो है फिर से यहाँ पे आ गया है। जो लोग अंदर फंसे हैं, अभी बताया जा रहा है कि 1 लोगों को आज निकाला गया है। कुल 14 लोग अभी और फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कवायद जारी है। संभावना जताई जा रही है कि आज 3-4 घंटे लगेंगे। जो बाकी लोग जो अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, ऐसा प्रशासन भी दावा कर रहा है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, देवघर। तो शशांक की आप रिपोर्ट देख रहे थे। उन्होंने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे से बात की है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, और लेकिन अभी भी 13 लोग हैं जो ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालने का काम, सुरक्षित उन्हें नीचे लाने का काम भी फिलहाल किया जा रहा है। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि जांच आगे होगी, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि हाँ, मेंटेनेंस में हो सकता है कोई दिक्कत रही हो, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ होगा, और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों को सुबह निकाला गया है। ये एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शुरू हो चुका है। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल, और इस वजह से रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन सुबह लगभग 6:45 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया गया। और देखिए, अच्छी खबर ये कि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि इन 3 ट्रॉलियों में 13 लोग लगभग फंसे हुए हैं, और अभी 40 घंटे का लगभग समय हो चुका है। 2 रातें इन लोगों ने ट्रॉलियों में ही बिताई है। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अभी भी जो लोग फंसे हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो कि लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और ये भी बता दें कि खाने पीने का इंतजाम ड्रोन के जरिए किया गया। कल की बात करें तो कल ड्रोन के माध्यम से लोगों तक खाने और पीने का इंतजाम किया गया, उस खाने पीने की सामग्री पहुंचाई गई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद भी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षित सभी लोग बचे ऐसी प्रार्थना की, और साथ ही उन्होंने भी कहा है कि वो देवघर में जो हादसा हुआ है उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो 40 घंटे से 13 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। और शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, सीधा उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। शशांक, आप अभी कुछ देर पहले बीजेपी के सांसद से भी बात कर रहे थे, आपने पूरा अभी देखा है नजारा। फिलहाल 2 लोगों को बचा लिया गया, कोई और अपडेट? देखिए, सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, रेस्क्यू का काम जारी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, सीधे यहाँ से आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी 2 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बेस कैंप ले जाया गया। बेस कैंप से उनको एम्बुलेंस से ले जाया गया है देवघर के सदर अस्पताल में। फिर तीसरी बार यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा है। और देखिएगा, ट्रॉली में जो अभी भी 13 लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ट्रॉली में अभी भी 13 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कल भी पूरे दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चला था। कल 32 लोगों को निकाला गया था। कल टोटल 32 लोगों को निकाला गया था। 15 लोग फंसे हुए थे। तो जो 15 लोग फंसे हुए थे उसमें से अभी जो है 2 लोगों को निकाल लिया गया है, और अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ,
भारतीय वायुसेना सेना सब मिलकर यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जी शशांक, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अभी भी हल्का हल्का कोहरा जरूर दिख रहा है, तो वाकई मुश्किल है फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन करना, सभी लोगों को सुरक्षित बचाना, हालांकि लगातार टीम्स जुटी हुई हैं। जी देखिए, आज 6 बजे सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए शुरू होना था, लेकिन ये 35 मिनट डिले होगा क्योंकि फॉग बहुत था। 6:35 पे पहले एक आदमी को अंदर से निकाला गया, उसके बाद हेलीकॉप्टर जो है दोबारा यहाँ पर 7 बजे आया, फिर दूसरे व्यक्ति को निकाला गया। 7:10 पर हेलीकॉप्टर फिर यहाँ तीसरी बार पहुंचा है सेना का, और जो अन्य लोग अंदर अभी भी 13 लोग फंसे हुए हैं, 3 ट्रॉली में अभी भी अंदर 13 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कवायद यहाँ पे जारी है। स्थानीय प्रशासन के लोग, यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के उपायुक्त, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं। सबकी कोशिश यही है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। जो भी लोगों को निकाला जा रहा है उनको देवघर के सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। कल शाम में एक बड़ी घटना भी यहाँ पे हुई है, एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया था। वीडियो भी विचलित कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। हालांकि हमारी यही आशा है, यही उम्मीद है कि जिस तरह सुबह सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, 2 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, 13 लोग लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं। यही आशा है कि वो भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौटे। शशांक, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, देवघर में जो हादसा हुआ उससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि किस तरीके से वो हादसा हुआ होगा। ये रोपवे ट्रॉली है, इसमें हम सवार हो जाते हैं। देखिए, इसी रोपवे ट्रॉली के जरिए वहां पर लोग सवार हुए थे त्रिकूट पर्वत पर, और उसमें वो उस सफर को पूरा तय किया गया। ये केबल कार करीब 8 से 10 मिनट का वक्त इसमें लगता है, और 8 से 10 मिनट के सफर के दौरान करीब 50 लोग इसमें सवार हुए थे। अचानक तकनीकी खराबी आती है, ट्रॉली रुक जाती है और फिर आपस में टकरा जाती है ट्रॉली। ये कहा गया कि तकनीकी खराबी के चलते ट्रॉली अचानक रुक गई, लेकिन एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर जरूरत से ज्यादा ट्रॉलियों को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। करीब 3 एक्स्ट्रा ट्रॉली लगाई गई, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाई और हादसा हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको भी बता देते हैं। इसी देवघर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है। ये बड़ी और अच्छी खबर, राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। कोहरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा देर शुरू हुआ, लेकिन अब 2 और लोगों को सकुशल बचा लिया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अभी भी वहां पर 13 लोग हवा में अटके हुए हैं, ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह अंधेरा छटते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 और लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकाल लिया गया है। ट्रॉली में अभी भी केबल कार में 13 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। कितनी संख्या में बच्चे हैं इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन ये अच्छी और बड़ी खबर ये है कि यहां पर 2 लोगों को बचा लिया गया है। तो 2 और लोगों को बचा लिया गया है, 13 लोग फंसे हुए हैं और इसमें कुछ बच्चे भी हैं, लेकिन कितनी संख्या में बच्चे हैं इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ और घंटे वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट होने में लग सकते हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कल एक दर्दनाक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब एक व्यक्ति का हाथ छूट गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। शशांक शेखर हमारे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो वहां पर सुबह से ही शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से ही वो वहां पर मौके पर मौजूद है। शशांक, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 6 बजे से होना था, लेकिन कोहरे से फॉग की वजह से ये 35 मिनट डिले हुआ। 6:35 पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। एक व्यक्ति को सकुशल निकाला गया, बेस कैंप उनको ले जाया गया, वहां से एम्बुलेंस के रास्ते उनको देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया है। 7 बजे हेलीकॉप्टर दोबारा यहां पर आया, दूसरे व्यक्ति को निकाला गया। 7:10 से हेलीकॉप्टर तीसरी बार यहां पर आया। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी भी ट्रॉली में ऊपर करीब 3 ट्रॉली में अभी भी 13 लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कवायद जारी है। आपको हम लाइव तस्वीर एबीपी ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को सीधा लाइव तस्वीर दिखा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी ट्रॉली में टोटल 13 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन, वायुसेना, एनडीआरएफ सब मिलकर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और सबकी कोशिश है कि जो 13 लोग अंदर हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए।
ये जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से दावा किया जा रहा है कि मौसम अगर क्लियर रहा तो 11 से 12 के बीच में सभी 13 लोगों को निकाल लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे दावा किया जा रहा है। वैसे असली समय कितना लगेगा ये उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी टोटल 13 लोग अंदर है, जिसमें बच्चे भी हैं, कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं। और एक बात जो निकल कर सामने आ रही है कि महिलाओं की संख्या उसमें ज़्यादा है। एक जो यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है कि अंदर जो 13 लोग फंसे हुए हैं 3 ट्रॉलियों में, उसमें महिलाओं की संख्या थोड़ा ज़्यादा बताई जा रही है। जितने लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके परिजन रात से यहीं पे कैंप किए हुए हैं, रात से यहीं नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। कल एबीपी न्यूज़ ने जो ऊपर फंसे हुए लोग हैं उनके जो परिजन नीचे बैठे हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा कि हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोग ऊपर फंसे हैं वो सुरक्षित नीचे आ जाएं। कल सुबह 5:15 पे, सोमवार को सुबह 5:15 पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ था। कल टोटल 32 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, सभी को देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन कल शाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक व्यक्ति को ट्रॉली से रेस्क्यू कर लिया गया था। हेलीकॉप्टर पे चढ़ते वक्त वो नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। 15 लोग फंसे हुए थे। सुबह 6:35 पर आज से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर मंगलवार को शुरू हुआ। अब तक 2 लोगों को निकाला जा चुका है। 15 में से 13 लोग अभी फंसे हैं। उनको निकालने के लिए देखिए आपको हम लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकालने की हर संभव यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मौसम अगर क्लियर रहा तो 11 से 12 बजे के बीच में तक ये पूरा जो ऑपरेशन है समाप्त हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब मौसम क्लियर रहेगा तो। और आपको बता दें यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा कहा गया है कि ये घटना क्यों हुई है इसकी जाँच शुरू होगी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने के बाद। जब एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो जांच शुरू होगी। वैसे यहाँ पर एक यहाँ के जो उपायुक्त हैं उनका बयान आया था कि हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये घटना घटी हो, लेकिन जांच होगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरे मामले पर मेरी पैनी नज़र है, सो जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वैसे सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा घटना हुआ कैसे, आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है जो तीसरी बार आया था वो यहाँ से निकल रहा है। लगता है फिर से कुछ लोगों को निकाला गया। अभी कितने लोगों को निकाला गया है हम अपने दर्शकों को एग्जैक्ट थोड़ी देर में फिर से बता देंगे। लेकिन तीसरी बार हेलीकॉप्टर आया था, जो 15 लोग फंसे थे उसमें से 2 को निकालने के बाद तीसरी बार हेलीकॉप्टर आया था, उस समय 2 लोगों को निकाला गया था। हेलीकॉप्टर तीसरी बार यहाँ से जा चुका है। संभावना जताई जा रही है कि फिर से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनकी एक्चुअल संख्या क्या है, अभी तीसरी बार में कितने लोगों को निकाला गया है, ये एग्जैक्ट फिगर हम बहुत जल्द अपने दर्शकों को बताएंगे। वैसे बता दें जो घटना हुई है उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाए तो उसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, क्या मेंटेनेंस का कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी सांसद से आपने बात भी की थी और उसमें हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की कमी रही है और साथ ही कंपनी कह रही है कि सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है इमेज को, लेकिन खराबी हुई, तकनीकी खराबी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। देखिए तकनीकी खराबी हो सकती है लेकिन क्लियर एकदम नहीं कहा जा रहा है कि किस वजह से घटना हुआ। 2 बात और सामने आ रही है कि क्या क्षमता से ज्यादा लोगों को ट्रॉली के अंदर बैठाया गया था, क्या एक राउंड पूरा करने के चक्कर में तेजी से ट्रॉली चलाया जा रहा था। ये सब बातें हैं जो यहाँ पर एक कंपनी है उसके द्वारा इसका संचालन होता है। और एक जो बात अंदर खाने से निकल के आ रही है कि सालाना जो है 80 लाख रुपए ये कमा के सरकार को देती है। तो पूरा मामला क्या है इस पर जब जांच होगा तब जो तस्वीर है वो सामने आएगी। जी बिल्कुल। और शशांक, हमने देखा कि मौसम बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। अगर मौसम साथ देता है तो दोपहर 12 बजे तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो अंदर केबल कार में अभी भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जो महिलाएं फंसी हुई हैं, कहां की रहने वाली हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई, आसपास की ही हैं या दूसरे राज्यों से हैं? देखिए यहाँ पे जितने पर्यटक फंसे हुए थे उसमें ज़्यादातर बिहार, झारखंड और बंगाल के थे। अभी जो बताया जा रहा है कि जो 15 लोग फंसे थे उसमें से 2 लोगों को तो निकाल लिया गया। तीसरी बार हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर यहाँ से बेस कैंप जा चुका, मतलब अभी फिर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। एग्जैक्ट नंबर क्या है हम जल्द अपने दर्शकों को बताएंगे। अभी जो लोग फंसे उसमें बताया जा रहा है कि उसमें ज़्यादातर झारखंड के हैं और कुछ बिहार के भी हैं। जी शशांक, जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आपके जरिए ये जानकारी भी मिली कि वहां पर ड्रोन की मदद से जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने का सामान भिजवाया जा रहा है। देखिए कल रात में एबीपी न्यूज़ यहाँ पर रात में 8 बजे से मौजूद था और हमने एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको ड्रोन के जरिए
पीने का पानी, खाने का सामान एक पॉलीथिन में करके भेजा जा रहा था। ऊपर जो लोग थे उनको ड्रोन के जरिए चीज़ें मुहैया कराई जा रही थी। और यहाँ पे जो ऊपर जो लोग फंसे हैं उनके परिजन नीचे थे, हम लोगों ने उनसे भी बातचीत की थी, उनकी बाइट्स भी हमारे यहाँ चली हैं। तो उनके परिजन का कहना था कि ऊपर उनके जो लोग फंसे हैं, बच्चे फंसे हैं, उनको खाने का सामान, पीने का पानी मिल रहा है, वो लोग ठीक है, लेकिन थोड़े घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल शशांक, आप मौके पर डटे रहिए, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार आपको हम वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है, लोगों को वहां से सकुशल निकाला जा रहा है। और अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। और बात देवघर की। देवघर रोपवे हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 5 लोगों को बचाया गया है। अब भी 41 घंटे से 10 लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। 10 लोगों को बचाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। लगातार एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। आज सुबह तय वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर धुंध थी। हालांकि 6:45 के बाद, सुबह 6:45 के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ और 3 लोगों को उसमें से निकाला गया। लेकिन अभी भी 10 लोग वहीं पर फंसे हुए हैं ट्रॉली में। माफ कीजिएगा, 5 लोगों को निकाला गया, लेकिन 10 लोग अभी भी 41 घंटे से उन्हीं 3 ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर वो ट्रॉलियां अटकी हुई हैं और अंदाजा लगाइए उसमें उन्होंने कल की रात गुजारी, पूरा दिन गुजारा और उसके पहले परसों रात की गुजारी। और 3 बजे यानी कि रविवार दोपहर 3 बजे से वो तमाम लोग वहां पर अटके हुए हैं। उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सारी कोशिशें बहुत तेजी के साथ की जा रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने सीधे पहाड़ी के ऊपर से हमें जानकारी भेजी है कि वहां पर क्या स्थिति है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हम मौजूद हैं और यहाँ अभी रेस्क्यू जो है अभियान जारी है। ये दूसरा दिन है आज रेस्क्यू का। लोग 36 घंटे से लगातार वहाँ ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। 4 ट्रॉलियां थी जिसमें से एक ट्रॉली का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 10 साल का बच्चा भी मौजूद था, साथ में एक महिला भी। तो अभी लगातार एयरफोर्स की टीम अब रेस्क्यू में लगी हुई है और दूसरे चॉपर से अब दूसरे ट्रॉली के लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। अगर इसी तरह से रेस्क्यू अभियान इसी गति में चलता रहा तो आने वाले 1 से 1.5 घंटे में सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार दिया जाए। तो अमित, हमारे सहयोगी पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं जहां तक रोपवे को जाना था, लेकिन उसके पहले ही हादसा हो गया। रोपवे रास्ते में ही अटक गई और अभी भी 10 लोगों की जिंदगियां इन्हीं रोपवे ट्रॉलियों में फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सब कुछ ठीक रहा तो 11 से 12 बजे तक उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और इसका जिम्मेदार है कौन। अभी तक प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, फिर हम जांच करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। देखिए, देवघर रोपवे से आज 5 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद अभी तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है इन ट्रॉलियों में से। अभी भी 10 लोग इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। बचाए गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है, महिलाएं और बच्चे। अभी जो ये लोग फंसे हुए थे 15 लोग, इनमें कहा जा रहा था कि महिलाएं ज्यादा हैं, बच्चे भी हैं। और अभी जो 5 लोग निकाले गए हैं उसमें एक बच्चा भी शामिल है जिसको रेस्क्यू किया गया है। लगातार एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन क्योंकि वो पूरा पहाड़ी तराई इलाका है, 3 तरफ से पहाड़ की चोटियां हैं, धुंध थी, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा देर से शुरू हुआ। लेकिन तेजी दिखाते हुए सेना के हेलीकॉप्टर्स ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया, जिसमें एक बच्चा भी है। लेकिन अभी भी उन रोपवे पर ट्रॉली में 10 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जा सके सुरक्षित। देखिए, झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है और आज सुबह 6 बजे से लगातार लोगों को वहां से निकालने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। इस वक्त आपको जो ट्रॉली आसमान में लटकी नजर आ रही है, इन ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु धार्मिक नगरी देवघर के पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुंचते हैं। बीते रविवार को एक साथ कई ट्रॉलियों को श्रद्धालुओं के साथ रवाना कर दिया गया। अचानक रोपवे केबल पर लोड बढ़ गया और एक रोलर टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक रोलर टूटते ही 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई और उनमें से 2 ट्रॉलियां लुढ़क कर नीचे जा गिरी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता
कई श्रद्धालु ट्रॉलियों से जमीन पर गिर चुके थे। रोपवे की ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच फंसी हैं। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे खाई है और बीच में वो लोग फंसे हुए हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। रोपवे की ट्रॉलियां जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ने हेलीकॉप्टर से गिरकर अपनी जान भी खो दी। रोपवे एक्सीडेंट के बाद झारखंड सरकार भी हरकत में आई है। सरकार के पर्यटन मंत्री का कहना है कि रोपवे चलाने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही इस हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देखिए, लगातार देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 लोगों को अभी तक आज सुबह से निकाला जा चुका है। 10 लोगों की जिंदगियां अभी भी अटकी हुई हैं। उनको भी निकालने की कोशिश सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए की जा रही है। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षित निकाला जा सके। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश के बाद अब दुनिया की भी बात कर लेते हैं। दुनिया में जहां जहां हलचल हो रही है वहां मौजूद है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज। दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। रूस में नीरज राजपूत, यूक्रेन में मृत्युंजय सिंह, अमेरिका में प्रणय उपाध्याय, श्रीलंका में जैनेंद्र कुमार, पाकिस्तान में हमजा अमीर। खबर जहां, एबीपी न्यूज वहां। और अब बात भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं। भारत अमेरिका के बीच कल 2+2 डायलॉग हुआ और इस डायलॉग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। वॉशिंगटन में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने उनसे बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण रणनीतिक वार्ता वॉशिंगटन में हुई। बातचीत में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए, किन चीजों के ऊपर भारत और अमेरिका आगे बढ़ने के रास्ते पर जा रहे हैं, इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। भारत की जो क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, जो भारत के पास पड़ोस में, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या चीन की तरफ से बढ़ती हुई चुनौती हो, इन मामलों के ऊपर भारत की अपनी क्षमताएं तो हैं ही, लेकिन अमेरिका इसमें किस तरीके से भारत के साथ खड़ा हो सकता है, भारत की मदद कर सकता है, क्या इस मुद्दे पे बात हुई? नहीं, आतंकवाद का जहां तक सवाल है, उस आतंकवाद से निपटने की कुवत भारत के अंदर है, लेकिन दूसरे देशों का भी यदि सहयोग प्राप्त होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आतंकवाद का मुद्दा केवल भारत का ही मुद्दा नहीं है। सचमुच आतंकवाद का मुद्दा तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दुनिया के ऐसे बहुत कम देश होंगे जो कि शायद आतंकवाद से प्रभावित न हो। आज आतंकवाद है, कहीं पर उग्रवाद है, तो इसके खिलाफ सबको मिलजुल कर एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो सभी को मिलकर काम करना होगा, इस तरह की बात रक्षा मंत्री भी कहते हुए नजर आए। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम चाहता है। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया था। डायलॉग से पहले पीएम मोदी और बाइडेन के बीच ये मुलाकात वर्चुअल हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जोर रहा रूस और यूक्रेन युद्ध पर। भारत ने बूचा नरसंहार की निंदा भी की। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। बाइडेन और पीएम मोदी दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई और हमले तुरंत रोकने की अपील की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान आया। जो बाइडेन ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई। भारत और अमेरिका रक्षा और आपसी साझेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात का बड़ा असर हुआ है, इस रिपोर्ट समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से जुड़े, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वॉशिंगटन से जुड़े और इस वर्चुअल मुलाकात से जो नतीजा निकला उससे एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले को अमेरिका ने
नियमों का उल्लंघन नहीं माना। रूस यूक्रेन में भारत के स्टैंड को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर डोरे डालने की भी कोशिश की। अमेरिका ये समझाने की कोशिश करता रहा कि तेल खरीद के मामले में भारत के लिए रूस से ज्यादा फायदेमंद अमेरिका होगा। देखिए, पीएम मोदी से वर्चुअल बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई, जिसमें चीन का भी मुद्दा उठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, वो भी व्हाइट हाउस में। इन तस्वीरों में भारत और अमेरिका के रिश्तों की गर्मजोशी देखी जा सकती है। रक्षा मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। भारत अमेरिका वर्चुअल समिट में शामिल हुए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधित किया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन की हरकतों को लेकर आगाह किया। We look forward to further enhancing the depth and scope of our defense cooperation to give effect to our shared vision of a free, open, inclusive and rules-bound Indo-Pacific and the Indian Ocean region. तो भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 डायलॉग हुआ, उसमें रूस और यूक्रेन की जंग का जिक्र हर जगह आया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस पर चर्चा। भारत अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच बैठक हुई। एस जयशंकर ने ब्लिंकन के साथ तस्वीर ट्वीट की। विदेश मंत्री स्तर की इस बातचीत में सबसे अहम मुद्दा रूस यूक्रेन जंग ही था। We will also be discussing contemporary developments, including obviously Ukraine. Today, we'll discuss pressing issues, shared global challenges, including Russia's war against Ukraine. और उस वक्त नमस्ते भारत में आपको एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, देवघर रोपवे हादसे में अभी तक आज 7 लोगों को बचाया जा चुका है। 15 लोग रोपवे में फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया गया था 6:45 के बाद, जिसमें से अब तक 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको बेस कैंप तक MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं। 8 पर्यटक रोपवे पर अभी फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार करने की कोशिश हो रही है। और पहले ही एयरफोर्स, IAF और सेना की तरफ से कहा गया था कि अगर मौसम ठीक रहा तो वो 10 से 11 बजे तक तमाम लोगों का रेस्क्यू कर लेंगे। और ये कवायद लगातार जारी है। 15 लोग फंसे हुए थे। कल भी पूरी रात ये 15 लोग रोपवे की ट्रॉली में ही रहे। ड्रोन के जरिए इन तक खाना और पानी पहुंचाया गया। आज सुबह 6:45 के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हो पाया, क्योंकि उसके पहले धुंध थी। हालांकि अभी भी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें हल्की धुंध नजर आ रही है, लेकिन विजिबिलिटी हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया और अब तक 7 लोगों को बचाया जा चुका है। 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा तो प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर उसका करारा जवाब दिया है। शहबाज शरीफ ने जो हरकत दिन में की, उसका जवाब रात को इस ट्वीट के जरिए मिला। 70 साल के शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वही किया जो दूसरे नेता करते रहे हैं। उन्होंने सत्ता हासिल करते ही कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ को ट्विटर के जरिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख भी साफ कर दिया। पीएम मोदी ने शहबाज को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की याद दिलाई। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, ताकि हम अपने विकास से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। और आइए अब वॉर जोन से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां है खूनी जंग का सबसे खतरनाक वॉर जोन, जहां हर तरफ है तबाही का मंजर, युद्ध के उसी मैदान पर मौजूद है एबीपी न्यूज। डोनेस्क से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
यूक्रेन के बीच में जंग को 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है रूस का बॉर्डर पार करके, यानी कि रोस्तोव ऑन डोन शहर पार करके डॉनबास के इलाके में, यानी कि हम पहुंचे हैं दोनेत्स्क इलाके में, जो कि रोस्तोव बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 90 किलोमीटर की दूरी में जब तक हम आए हैं, पूरा जो नॉर्मल लाइफ लगी है कि बॉर्डर से दोनेत्स्क जो शहर है, जिसके नाम पर एक नया जो देश की घोषणा की है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, वो जो है पूरा पीसफुल दिखा, लोग सामान्य तौर से दिखाई दिए यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम यहाँ दोनेत्स्क शहर में पहुँचते हैं तो हम लोग देखते हैं इस बिल्डिंग को यहाँ पर, और ये कितनी यहाँ पर जो है पूरी तबाह हो चुकी है ये बिल्डिंग। ये बहुमंजिला इमारत थी और इसका मलबा जो है पूरा नीचे आके गिरा हुआ है यहाँ पर। इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये पूरे बीच शहर की ये बिल्डिंग है, दोनेत्स्क शहर की, 20 लोगों की इस में जान चली गई थी। और यहाँ पर देखिए पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कांच पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मिसाइल के टुकड़े हमें यहाँ दिखाई दिए जो पड़े हुए थे यहाँ पर। और अब क्योंकि यहाँ पे 20 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, तो इसलिए उनकी याद में यहाँ के लोगों ने यहाँ पर ये इस बिल्डिंग पर आकर फूल भी चढ़ाए। लेकिन कैमरामैन मान दिखाएंगे, चलते चले जाएंगे तो इस बिल्डिंग का पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है पूरा, ये देखें। तो दोनेत्स्क शहर में जहां जहां इमारतें गिरी हैं वहां बम डिस्पोजेबल स्क्वाड लगातार काम कर रहा है, क्योंकि उन इलाकों में ऐसे जिंदा बम होने की संभावना है जो वहां गिर गए हैं, लेकिन अब उन्हें हटाने का काम भी हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि वो अभी तक फटे नहीं है और उनको हटाने का काम इसलिए हो रहा है। दोनेत्स्क में इतनी जबरदस्त बमबारी पिछले 45-46 दिन में हुई है, इतनी शेलिंग हुई है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां पर तो नुकसान हुआ ही है, तबाह हुई है। उनकी जो शेलिंग के जो बम हैं वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। और जैसे कि ये लगा हुआ है यहाँ पर बोर्ड, ये डेंजर माइंस है यहाँ पर, वो ऐसा है कि फटा नहीं है बम, उसकी वजह से यहाँ लगाया हुआ है। और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है, जिसकी गाड़ी भी साइड में खड़ी हुई है यहाँ पर, उसके जो जितने भी जो जांच करता है, वो पुलिस अधिकारी हैं, वो सब इन इलाकों में छानबीन कर रहे हैं कि कहीं कोई बम, अनएक्सप्लोर्ड बम तो नहीं रह गया है यहाँ पर। और इसीलिए ये जगह जगह पर डेंजर माइंस की यहाँ पर लगाया गया है कि इसके अंदर ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारी ही जा सकते हैं, ताकि कोई नुकसान किसी सिविलियन को ना हो जाए। और ये देखिए इस तरह से चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ये माइंस की बम के लिए कोई यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड बम तो नहीं रह गया है इसके, और इसीलिए इसके करीब जाना भी ठीक नहीं है। ये पट्टियाँ इसी लगाई गई हैं, ये अधिकारी इसीलिए यहाँ पर पूरी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई बम या कोई जो विस्फोटक है वो यहाँ पर तो नहीं रह गया है, अगर है तो उसको वहीं पर निष्क्रिय कर दिया जाए, यानी कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए यहाँ। तो करीब 1.5 महीने से चल रहे इस महायुद्ध में यूक्रेन की सड़कों पर जगह जगह रूस की जेड निशान वाली बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई। संवाददाता नीरज राजपूत इस जेड निशान का मतलब समझा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में जो रूसी सेना है, उनकी जो गाड़ियां हैं, टैंक हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उन पर ये जेड का निशान था। और ये जेड का निशान जो था आइकन बन गया रूस के लिए, क्योंकि रूस की जितनी भी गाड़ियां थी जिन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था, उन सब पर ये जेड बना हुआ था। ये निशान बताता था कि ये रूस की गाड़ियां हैं। और रूस की एक दूसरी तरह की गाड़ी थी जिस पर वी लिखा हुआ था, तो ये 2 वी मार्क थी। वी मार्क जो बेलारूस के लिए थी और एक जो थी वो जो थी खार्किव के लिए या फिर डॉनबास इलाके के लिए थी। तो ये एक हम लोग आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, एपीसी कह सकते हैं, या फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी कह सकते हैं। इसमें आधा दर्जन जवान जो है बैठ सकते हैं। जेड लिखा हुआ है, ऊपर गन मशीन गन लगी हुई है, हैवी मशीन गन लगी हुई है, ऊपर देख सकते हैं इसमें। तो जवान जब चलते हैं तो सिक्योरिटी के लिए भी बख्तरबंद गाड़ी काम करती है। और जब हम यहाँ दोनेत्स्क में पहुँचे हैं तो यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो एक गोला यहाँ पर आके गिरा था, उसका ये निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और भी यहाँ पर आसपास जितने भी देखेंगे तो यहाँ पर गोले के निशान हैं यहाँ पर। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये दोनेत्स्क में यहाँ पर लगातार ये सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर घूमती रहती हैं और तैनात भी रहती हैं। और फिर जंग में जब लड़ने के लिए जाना होता है तब इन्हीं गाड़ियों में जवान जो हैं, रूसी सैनिक जो हैं या मिलिशिया जो है, दोनेत्स्क मिलिशिया, वो सब इसी में बैठकर आगे जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना से लोहा लेते हैं। अब बात श्रीलंका की कर लेते हैं। जनाक्रोश के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश को संबोधित करते समय कुछ ऐसा बोल दिया जिससे प्रदर्शनकारियों और नाराज हो गए। श्रीलंका की चरमराई अर्थव्यवस्था और महंगाई के खिलाफ हफ्तों से वहां के नागरिक सड़कों पर हैं। वहां की जनता अपनी सरकार की रणनीतियों से बेहद नाराज है और लगातार राजपक्षे परिवार से सत्ता छोड़ने की मांग कर रही है। इस्तीफे के बढ़ते दबाव के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे कल खुद सामने आए। राजपक्षे ने जनता को संदेश तो दिया, लेकिन डॉलर की बढ़ती कीमत के लिए जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।
एबीपी न्यूज ने जब इस बयान के बाद राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर लोगों से बात की तो लोगों ने इस बयान को मजाक बताया और कहा कि डॉलर का नुकसान तो सरकार की खराब आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। So that is the biggest joke that I have ever heard, because they are the one who has stolen our money since around 15 years. अपने संबोधन में पीएम ने जनता से ये भी कहा कि पहले की तरह इस बार भी श्रीलंका जोश और जज्बे से लड़ेगा तो इस संकट से बाहर आ सकते हैं। देखिए, श्रीलंका और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी आपको एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं चेन्नई से। एक आईटी कंपनी ने अपने 100 कर्मचारियों को तोहफे में कार दे दी है। शोरूम के बाहर सजी धजी है कारें, कहीं कार की आरती उतारी जा रही है, कोई चाबी ला रहा है, कोई कार पर हाथ आजमा रहा है। एकदम उत्सव जैसा माहौल है और हो भी क्यों ना, एक साथ 100 कारें खरीदी गई। चेन्नई की एक आईटी कंपनी ने ये 100 कारें अपने कर्मचारियों को तोहफे में दी हैं। वो कर्मचारी जो 10 साल से उसके साथ लगे हुए हैं। आइडियाज टू आईटी नाम की इस कंपनी ने अपने 100 कर्मचारियों को ये नायाब तोहफा दिया तो उसे हासिल करने ये कर्मचारी अपने परिवार समेत पहुंच गए। 6 इंजीनियरों के साथ 2009 में शुरू हुई ये कंपनी आज बढ़िया कारोबार करने लगी है तो कर्मचारियों की किस्मत भी चमक गई। एक साथ जब 100 कारें एक जगह से निकली तो नजारा देखने लायक था। और अब खबर खेल के मैदान से। कल हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात हार गई, लेकिन हार्दिक के प्रदर्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। इस छक्के के साथ हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। लेकिन इस रिकॉर्ड से बड़ी खुशखबरी ये है कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में लौट आए हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 42 गेंद पर नाबाद 50 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। हार्दिक की इनिंग्स के बदौलत गुजरात का स्कोर 160 के पार पहुंचा। और ये कहानी एक मैच की नहीं, आईपीएल के पहले 4 मैच में हार्दिक ने बल्ले से अच्छा योगदान दिया है। हार्दिक ने अब तक 47 की औसत से 141 रन बनाए हैं। वो 4 मैच में 18 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं। इस आईपीएल में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के खिलाफ वो 1-1 विकेट भी ले चुके हैं। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। अब तक इस आईपीएल में हार्दिक 3 विकेट ले चुके हैं। उनका इकोनॉमी रेट भी 7 के करीब है, जो काफी अच्छा है। कल रात हैदराबाद के खिलाफ हार्दिक ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी शानदार रही है। वो 4 में से 3 मैच जीत चुके हैं। हालांकि कल रात हैदराबाद के हाथों उनकी गुजरात टीम को पहली हार मिली। और अब बात इरफान सर की क्लास की। शहबाज शरीफ शहमाद के खेल में आखिर जीत गए। देखिए आज का कार्टून। आखिर पाकिस्तान ने शह और मात के खेल में शहबाज शरीफ ने बाजी मार ली है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि उनके नाम में सिर्फ शरीफ नाम को है या कि मिजाज में भी शराफत है। और इसी के साथ नमस्ते भारत के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।